हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की जो आपकी वोवन वर्ड्स बुक है, विच इज़ एन इलेक्टिव बुक, उसकी पोम हॉक रूस्टिंग। और इस पोम के कवर करूंगी आज मैं MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बस इतना बता दूं कि हॉक रूस्टिंग क्या है। तो हॉक एक बर्ड है जो कि ईगल जैसी दिखती है। ये एक बहुत ही वायलेंट बर्ड है जो लिटरली अपने प्रे यानी ये वाला प्रे PREY वाला प्रे यानी शिकार को पकड़ती है और एज पर दी पोम उनकी हेड टेयर ऑफ करके यानी उनकी गर्दन फाड़ के उनको खाती है। और रूस्टिंग जो ये वर्ड है इसका मतलब है रेस्टिंग, यानी जब हॉक एक पेड़ की टहनी पे रेस्ट कर रही है ये बर्ड यानी थोड़ी देर आराम कर रही है, उसे हम कहते हैं रूस्टिंग। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। हु रोट द पोम हॉक रूस्टिंग। तो ये जो पोम है हॉक रूस्टिंग वो किसने लिखी है, यानी कि पोएट का नाम बताना है आपको। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपको करना है टिक मार्क। तो ऑप्शंस है A विलियम सॉमरसेट, B टेड ह्यूजेस, C वॉल्ट व्हिटमैन या D रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जैसे कि हमने पोम पूरी पढ़ी हुई, एक्सप्लेनेशन, उसकी समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो हमें क्लियरली पता है कि हमारे पोएट कौन है। तो पोएट है ऑप्शन नंबर B टेड ह्यूजेस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, I sit in the top of the wood, my eyes closed. Who is the I in the above line? अब ये जो लाइन है ये आपकी पोम की ही लाइन है कि I sit on the top of the wood. मैं एक वुड, एक लकड़ी की टहनी के ऊपर बैठता हूं। My eyes closed, और मेरी आंखें बंद हैं। Who is the I in the above line? तो ये ऊपर वाली लाइन में I, ये I कौन है? कौन ये बोल रहा है कि मैं एक लकड़ी की टहनी के ऊपर बैठ के आंखें बंद करता हूँ? तो ये हॉक बोलता है कि मैं एक पेड़ की लकड़ी की जो वुड की टहनी है उसके ऊपर बैठा हूँ और मेरी आंखें बंद हैं, यानी कि मैं रोस्टिंग कर रहा हूँ, यानी कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके आराम कर रहा हूँ। तो ऑप्शंस हैं द हॉक, अ पोएट, अ वायलेंट मैन, द रीडर। तो कौन बोल रहा है ये बात? क्या हॉक बोल रहा है? क्या ये बात पोएट जो हमारे टेड ह्यूजेस जो हमारे पोएट है वो बोल रहे हैं? एक वायलेंट मैन, एक ऐसा आदमी जो बहुत वायलेंट है, जो बहुत क्रूअल है, जो बहुत हिंसावादी आदमी है, या द रीडर यानी हम जो ये पोम को रीड कर रहे हैं। तो कौन बोल रहा है ये बात? ये बात हॉक बोल रहा है क्लियरली, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। पोएट ने तो पोम लिखी है पर वो अपने लिए ये बात नहीं बोल रहा है। यहाँ पे किसी भी वायलेंट मैन के बारे में पोम में बात नहीं हो रही। और रीडर क्यों बोलेगा कि मैं लकड़ी की टहनी पे बैठ के आंख बंद कर रहा हूँ? वो तो ये पढ़ रहा है ना। सो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, द हॉक is the right option to this question. Next, what could the poem hawk roosting allude to? ये जो आपकी पोम है hawk roosting, ये क्या allude कर रही है? Now what do you mean by the word allude? Allude मतलब जब आप किसी के बारे में indirectly बात कर रहे हो, डायरेक्टली उस इंसान के बारे में या उन लोगों के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप उनके बारे में बात कर रहे हो, किसी का उदाहरण देते हुए या किसी का एग्जाम्पल देते हुए। तो इस पोम में भी पोएट ने हॉक नाम की इस बर्ड के बारे में बात करी है, लेकिन किसी को अल्यूड करते हुए, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को इनडायरेक्टली उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने हॉक की बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में अल्यूड किया है? यानी indirectly talking about someone या something। तो हॉक का उदाहरण देते हुए पोएट ने इनडायरेक्टली यहाँ किसके बारे में बात करी है? ऑप्शंस है वायलेंट एनिमल्स, बहुत हिंसावादी जानवरों के बारे में जो चीर फाड़ के दूसरे जानवरों को खाते हैं, एनिमल्स हु आर रेस्टिंग ऑन द ट्रीज, या उन जानवरों के बारे में बात करिए जो पेड़ों के ऊपर रेस्ट करते हैं, पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी सच एज गवर्नमेंट्स हु हैव पावर ओवर अदर्स, यानी उन लोगों के बारे में बात हो रही है, उन ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है जो ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं
कि उनके पास अथॉरिटी आ जाती है, यानी पावर टू टेक डिसीजंस। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट, इनके पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने की पावर है कि ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हु हैव पावर टू अदर्स, यानी दूसरे लोगों के ऊपर इनकी पावर है और ये जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं और अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी अपने आगे कुछ नहीं मानते हैं। या फिर यहाँ बात हो रही है आर क्रिएटर गॉड, यानी हमारे क्रिएटर जिसने हमें क्रिएट किया, जिसने हम इंसानों को बनाया है, जो कि गॉड है, क्या उनके बारे में बात हो रही है? तो क्लियरली हॉक का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो बहुत घमंड से भर चुके हैं, क्योंकि उनके हाथ में अथॉरिटी यानी पावर आ गई है। और इतनी पावर आने के बाद, इतना घमंड और गुरूर आने के बाद, वो हमारे क्रिएटर भगवान को भी कहते हैं कि भगवान भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना पावरफुल हूँ। तो यहाँ पे पोएट ने उन अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठे हुए लोगों की बात करी है, जैसे गवर्नमेंट या कोई बड़ा हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर या XYZ कोई भी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट शो अस अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड? ये जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसके बारे में पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शंस है नेचर्स ब्यूटी, हमारे नेचर की ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में। वायलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हॉक, ये जो हॉक नाम का पक्षी है, इसके वायलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये बहुत क्रूअल है, अपने शिकार को चीर फाड़ के खाता है, उसके इन आदतों के बारे में, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है। देयर इज अ डार्क साइड ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, इस खूबसूरत नेचुरल वर्ल्ड का एक डार्क साइड भी है, जहाँ पे हॉक जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो नेचर को, क्रिएटर गॉड को खुद से बहुत नीचे समझते हैं और अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, या नन ऑफ द अबव, इनमें से ऊपर से कोई भी नहीं। तो क्लियरली यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, जिसमें डार्क साइड आ जाता है और उसमें हॉक के वायलेंट क्रिएचर्स, वायलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात आ जाती है। और नेचर की ब्यूटी, नेचर की सुंदरता के बारे में आज सच यहाँ पे इस पोम में कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है उन पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बड़े बड़े लोगों की, जिनके हाथ में पावर आने के बाद वो किसी को कुछ नहीं समझते, यहाँ तक कि भगवान को भी कुछ नहीं समझते। तो इस नेचुरल वर्ल्ड का एक डार्क साइड भी है, एक अंधेरा वाला एरिया भी है, जहाँ पे ये सारी चीजें भी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, What does the hawk do when it is sleeping? जब ये हॉक नाम की बर्ड सो रही होती है तब वो क्या कर रही होती है? आपको पोम के हिसाब से बताना है जो आपने पोम में पढ़ा है। ऑप्शंस हैं रिहर्स परफेक्ट किल्स। अब रिहर्स का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। जब आप किसी की बार बार रिहर्सल करते हो, किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, तो वो अपने ड्रीम में रिहर्स कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, पूरा देख रहा है कि मैं कितना परफेक्टली किल करता हूं अपने प्रे को, यानी अपने शिकार को। ओके, तो क्या वो ये कर रहा है जब वो सो रहा है? ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग हाई, सपना देख रहा है कि मैं बहुत ऊंचा उड़ रहा हूं। अब इसको, हॉक नाम की बर्ड को, सपना देखने की जरूरत नहीं है ऊंचा उड़ने के लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत हाइट पे ही फ्लाई करता है ऑलवेज, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वॉन्ट्स टू कैच फूड फॉर इट्स चिक्स, अपने चिक्स, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए उसको फूड कैच करना है, खाना पकड़ना है अपने बच्चों के लिए, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है आपकी पोम में। सिंपली स्लीप्स एंड रेस्ट, चुपचाप सोता और रेस्ट कर रहा है। तो ये आपकी पोम में क्लियरली मेंशन्ड है कि जब वो सो रहा है तब वो रिहर्सल कर रहा है अपने, यानी वो इतना वायलेंट है, इतना ज़्यादा उसके अंदर दरिंदापन भरा हुआ है इस बर्ड के अंदर, कि जब सोते वक्त भी, जब इंसान सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है, वो उस टाइम अपने माइंड में रिहर्सल कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं कैसे परफेक्टली जाके पकड़ लूंगा और कैच कर लूंगा अपने प्रे, यानी अपने शिकार को। तो इसके दिमाग में वही वायलेंट चीज़ें, वही क्रूअल चीज़ें ही चल रही हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ इज पावर प्रेजेंटेड इन हॉक रूस्टिंग? अब ये जो आपकी पोम है हॉक रूस्टिंग, इसके अंदर पावर, जो हॉक के पास पावर है कि किसी भी जानवर को पकड़ के वो
चीर फाड़ के उसको खा जाता है। ये जो उसकी पावर है वो कैसे प्रेजेंट करी गई है, कैसे हम रीडर्स के सामने दर्शाई गई है। तो ऑप्शंस हैं, पावर एंश्योर्स फेयरनेस इन सोसाइटी। अगर किसी के पास पावर है, किसी इंसान के पास, तो वो बिल्कुल इंश्योर करता है, यानी मेक श्योर करता है कि हमारी पूरी सोसाइटी में फेयरनेस रहे, यानी कि किसी के साथ गलत ना हो, सबके साथ इक्वल बिहेवियर रहे। ऑप्शन नंबर बी, पावर कैन बी मिसयूज्ड। पावर का मिसयूज भी हो सकता है, यानी जिसके पास पावर है वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। पावर इज फेयरफुल, जिसके पास पावर है वो कभी कभी डरावनी भी साबित होती है, क्योंकि लोग डरते हैं ना, अरे भाई पीएम है, इससे कुछ नहीं बोल सकते, या ये बड़ा पुलिस ऑफिसर है, इससे कुछ नहीं बोल सकते, तो हम लोग उनसे डरते हैं। जिसके पास पावरफुल पावर होती है उससे हम डरते भी हैं दूसरे लोग। या बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों। तो आज का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड बी। जिसके पास पावर होती है वो कभी कभी ये शो कर देता है कि हमारी सोसाइटी में सब कुछ सही रहे, या कभी कभी उसका मिसयूज भी कर देता है। और ज़रूरी नहीं कि पावर जिसके पास हो उससे हम डरे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि जिसके पास पावर है वो ये मेक श्योर करता है कुछ अच्छे लोग की सोसाइटी में सबके साथ इक्वालिटी रहे, फेयर रहे, यानी कि करेक्ट ट्रीटमेंट रहे, या कभी कभी वो मिसयूज कर देता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो बोथ ए एंड बी है, विच इज option number D is the right option to this question. Next, what does sophistry mean in the poem? अब आपकी पोम में एक वर्ड यूज हुआ है जिसका नाम है सोफिस्ट्री। इसका मीनिंग क्या है? तो बेसिकली सोफिस्ट्री का मतलब होता है फॉल्स थिंग्स, गलत चीजें। तो पोम में ऐसा बताया गया है कि हॉक के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो वो सोफिस्ट्री नहीं है, यानी उसमें कुछ भी फॉल्स, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो जितना क्रूअल और जितना वायलेंट दिखता है उसके एक्शंस भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं, ओरिजिनल है। अगर वो किसी को पकड़ के मार के खा रहा है तो वैसा डरावना दिख भी रहा है और वैसा वो करता भी है। तो इसमें कुछ भी सोफिस्ट्री नहीं है, यानी कुछ भी फॉल्स नहीं है। तो बेसिकली सोफिस्ट्री का मतलब होता है गलत चीजें, ओके, फॉल्स थिंग्स। सो ऑप्शन है फॉल्स थिंग्स, ट्रू थिंग्स यानी बिल्कुल सही चीजें, क्रूअल्टी यानी कि किसी के साथ क्रूअल यानी बहुत ईविल गलत व्यवहार करना, या ऑनेस्टी यानी एकदम सच्चाई पे चलने वाले लोग, बिल्कुल सच बोलने वाले लोग। तो मैंने अभी अभी आपको सोफिस्ट्री का मीनिंग बताया कि सोफिस्ट्री का मतलब होता है फॉल्स थिंग्स, विच मीन्स ये तीनों ही ऑप्शंस गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, who specifically does the hawk in the poem believe it is more powerful than? अब ये जो चिड़िया है हॉक, ये पोम में अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानती है, यानी इसकी पावर के आगे कोई भी नहीं है। इसको किसने क्रिएट किया है, इसको इस दुनिया में किसने लाया है? हमारे क्रिएटर यानी गॉड ने, भगवान ने। ये उनको भी लताड़ देती है और बोलती है ये बर्ड कि मैं उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, चाहे सन हो, चाहे दूसरी बर्ड्स हो, चाहे दूसरे एनिमल्स हो, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में मेंशन हुआ है पोम में कि भाई हॉक कह रहा है, हॉक की जो बर्ड है वो कह रही है कि मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इस चीज़ से भी पावरफुल हूँ, यानी इसके बाद तो अंत है, बात खत्म। तो ऑप्शन है क्रिएशन, क्रिएशन यानी जिस चीज़ ने हम सबको क्रिएट किया है, यानी कि यहाँ बात हो रही है गॉड की, ओके। सन, अदर बर्ड्स या ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली ये सारी ही चीज़ें हैं जिससे हॉक अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली जिसके बारे में मेंशन हुआ है पोम में, तो मेंशन हुआ है क्रिएशन के बारे में, यानी गॉड के बारे में। वो बोलती है कि मैं तो गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, यानी जिसने मुझे बनाया है मैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो स्पेसिफिकली गॉड के बारे में यानी हमारे क्रिएटर के बारे में मेंशन हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द हॉक डूइंग एट द बिगनिंग ऑफ द पोम? जब बिगनिंग हो रही है पोम की, जब पोम की शुरुआत या स्टार्टिंग हो रही है और हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो हॉक तब क्या कर रही है ये बर्ड? तो ऑप्शंस है सर्चिंग इट्स प्रे,
अपने प्रे यानी अपने शिकार को ढूंढ रही है। फ्लाइंग हाई इन द स्काई, बहुत ऊंचे आसमानों में उड़ रही है, फ्लाई कर रही है। रेस्टिंग यानी कि रूस्टिंग यानी रेस्ट कर रही है, आराम से सो रही है। या टीयरिंग ऑफ हेड्स, हेड्स यानी मुंडियां फाड़ के निकालना, यानी अपने प्रे अपने शिकार को पकड़ के उनका हेड फाड़ के निकालना। तो क्लियरली जब हमने पोम में पढ़ा है तो हम उसमें हमने यही पढ़ा था कि आई सिट ऑन द वुड्स माई आईज क्लोज, यानी कि मैं इस लकड़ी की टहनी पर बैठा हुआ हूँ और मेरी आंखें बंद है, यानी कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। दैट मीन्स ये ऑप्शंस सब गलत है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेस्टिंग। शुरुआत में पोम में हॉक रेस्ट कर रही है यानी आराम करिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट which poetic device is used in the above line? अब ये जो लाइन है ये आपकी पोम की ही लाइन है, जिसका मतलब है बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट। हुक्ड हेड का मतलब कि मेरे सर में एक ऐसी चीज़ है, मेरे मुंडी में एक ऐसी चीज़ है जो हुक्ड है यानी कर्व्ड है, थोड़ी मुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ बात हो रही है हॉक की बीक की यानी उसकी चोंच की। हुक्ड फीट, फीट यानी पंजे, क्लॉज की बात हो रही, पंजों को इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉज, CLAWS, ओके। तो जो पंजे हैं वो भी ऐसे हुक्ड यानी मुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हॉक बोलता है कि मेरी जो हुक्ड बीक है और मेरे जो हुक्ड क्लॉज यानी फीट है ये इतने पावरफुल है जिससे मैं पकड़ता हूँ अपने प्रे को और उसको चीर फाड़ के खाता हूँ। और बिटवीन यानी इन यहाँ पे मैं इनको इससे पकड़ के, इन पैरों के बीच में मैं किसको पकड़ के बैठा हूँ, उस वुड की टहनी को, और पेड़ पे सबसे ऊपर टॉप पे बैठा हूँ और सारे अपने जानवरों को, अपने शिकारों को देख सकता हूँ इतनी हाइट से। तो विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द अबव लाइन, ये जो लाइन है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो ऑप्शंस हैं ऑलिट्रेशन, बी सिमिली, सी हाइपरबोल या डी इमेजरी। अब इमेजरी से स्टार्ट करते हैं। इमेजरी वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें जिस लाइन को पढ़ के आप कुछ इमेजिन करने लगते हो, कल्पना करने लगते हो। यूजुअली जब नेचर, पहाड़, पेड़ या रिवर के बारे में कुछ इमेजिन करना रहता है तो वहाँ इमेजरी नाम का पोएटिक डिवाइस लगता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ इमेजरी मैं कुछ इमेजिन कर पा रही हूँ क्या, क्योंकि सिर्फ उन्होंने बोला है कि हुक्ड हेड और हुक्ड बीक। अब मैं इसमें क्या इमेजिन करूँ, तो इमेजरी तो यहाँ पे नहीं है। हाइपरबोल क्या होता है, एक वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें लाइन को पढ़ के हमें लगता है बहुत बहुत हाइपर चीज़ बोली, यानी बहुत बड़ा चढ़ा के चीज़ बोली कि अरे सन डांस कर रहा था, फ्लावर स्माइल कर रहा था। तो ये तो बहुत बड़ा चढ़ा के जब हम बात बोलते हैं तो उसमें हाइपरबोल नाम का पोएटिक डिवाइस लगता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ बड़ाई चढ़ाई बात कही, क्योंकि ऑब्वियसली एक हॉक नाम के पक्षी में हुक्ड बीक और उसके हुक्ड फीट होते ही हैं, तो ये भी नहीं। सिमिली, सिमिली एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है आपस में और बीच में वर्ड यूज होता है एज या फिर लाइक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल एज स्नो, इतनी सुंदर जैसे स्नो की तरह, तो क्या वर्ड यूज हुआ, एज। या ब्रेव लाइक अ सोल्जर, तुम बहुत ब्रेव हो एक सोल्जर की तरह, यानी तुम्हें और सोल्जर को कंपेयर किया गया और बीच में वर्ड यूज हुआ है लाइक। तुम यहाँ पे कहीं भी एज और लाइक नाम के ये जो वर्ड्स हैं वो यूज नहीं हुए, दैट मीन्स सिमिली यहाँ पे यूज नहीं हुआ। ऑलिट्रेशन, यहाँ पे ऑलिट्रेशन यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, ऑलिट्रेशन में क्या होता है, जो वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे वावल्स हैं, इनको छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं जैसे बी सी डी उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अगर कोई दो शब्द साथ में आए हैं और उनके पहले लेटर सेम कॉन्सोनेंट्स हैं तो यानी वहाँ पे ऑलिट्रेशन यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हुक्ड हेड, अब हुक्ड और हेड दोनों शब्द एक साथ हैं और उनके पहले लेटर हैं कॉन्सोनेंट, यानी ए ई आई ओ यू में नहीं आते, तो एच है और दोनों में एच सेम है, तो यहाँ पे हुक्ड हेड और ये हुक्ड ये भी इसी के साथ इस लाइन में यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑलिट्रेशन यूज हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Which words in the poem express the violent mood of the hawk? अब आपकी पोम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं
जो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, वायलेंट मूड ऑफ द हॉक। ये जो हॉक नाम की चिड़िया है उसका वायलेंट मूड, यानी कि हॉक एक वायलेंट चिड़िया है, थोड़ी हिंसावादी चिड़िया है कि अपने शिकार को पकड़ती है, चीर फाड़ के खा लेती है, इस तरीके से ये बर्ड है। तो आपको चिड़िया का कैसा वायलेंट मूड दिख रहा है पोम में, उस तरीके के शब्दों को आपको चूज करना है। तो वर्ड्स हैं, ऑप्शंस हैं। नंबर ए, रिहर्स एंड इंस्पेक्शन। रिहर्स मतलब बार बार किसी चीज की रिहर्सल करना या प्रैक्टिस करना। इंस्पेक्शन का मतलब चेक करना है। आई डोंट थिंक सो कि रिहर्सल या इंस्पेक्शन जैसे वर्ड्स में कुछ भी वायलेंट या क्रूअल या बहुत ही हिंसावादी मुझे सुनाई दे रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। किल्स एंड टेयरिंग, किल यानी किसी को जान से मार देना, और टेयरिंग यानी उनका बॉडी का फ्लैश, पूरा जो मांस है बॉडी को वो टेयर करना, फाड़ के खाना। तो यहाँ मुझे वायलेंट यानी बहुत हिंसावादी साउंड कर रहे हैं ये वर्ड्स, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। अलॉटमेंट एंड बोन्स, अलॉटमेंट का मतलब होता है जब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अलॉट करते हो, यानी सौंप देते हो कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ वायलेंट है। बोन्स यानी हड्डियाँ, नॉर्मल वर्ड है हड्डियाँ, हड्डियों को तोड़ने की बात होगी तो वायलेंस आएगा। सिर्फ वर्ड आया बोन्स, तो यहाँ भी कुछ वायलेंट नहीं है। ब्यूएंसी एंड रफ, ब्यूएंसी का मतलब ये होता है जब हवा लहरती है और हवा के साथ आप भी लहरते हो। जैसे कभी कभी बर्ड्स ऐसे अपने पंख फैला के सिर्फ स्काई में रहती है और अपने विंग्स उड़ा, मतलब फ्लाई करके नहीं उड़ती है, सिर्फ ऐसे रहती है और वो अपने आप हवा के जैसे लहर रही है, ब्यूएंसी हो रही है हवा की, उसके साथ स्वे होती जाती है। तो आई डोंट थिंक सो इस वर्ड में मुझे कुछ वायलेंट दिख रहा है। और रफ, कोई चीज़ रफ है यानी उबड़ खाबड़ है, कुछ भी वायलेंट नहीं है। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाई डज द हॉक से आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। अब पोम में लाइन है आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, यानी जो भी चीज़ें मैं करता हूँ या करती हूँ मैं ऐसा ही रखूँगा, मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, मैं कुछ बदलाव नहीं करूँगा। तो हॉक ऐसा क्यों बोलता है पोम में? तो ऑप्शंस हैं, द हॉक इज अवेयर दैट थिंग्स विल चेंज। हॉक इस बात को लेके अवेयर है, उसको पता है कि चीज़ें चेंज होंगी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो वो अपनी बात कर रहा है ना कि चाहे कुछ चेंज हो नहीं हो, मैं तो चेंज नहीं होगा, मैं जैसा हूँ वायलेंट हूँ वैसा ही रहूँगा। द हॉक नोज एज द सन इज गोइंग डाउन दैट हिज डेथ इज नियर। हॉक को इस बारे में पता है कि जैसे जैसे सन इज गोइंग डाउन यानी सन सेट हो रहा है, यानी सूर्य अस्त हो रहा है, उसकी मौत पास है यानी नियर है। अरे भाई मुझे तो कुछ भी ऑप्शन है, सन सेट होता है तो बर्ड सो जाती हैं, डेथ यानी मर थोड़ी जाती हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। द हॉक विल रिमेन इन द एयर फॉर एवर, इसका मतलब है कि हॉक हमेशा जब तक जिंदा है एयर में ही, हवा में उड़ती रहेगी, कभी नीचे बर्ड आएगी ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, एवरी ह्यूमन या एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स नीड्स रेस्ट, हमेशा तो उड़ नहीं सकती, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। द वे द वर्ल्ड वर्क्स सूट्स द हॉक परफेक्टली, जिस तरीके से ये वर्ल्ड, ये दुनिया चल रही है वो हॉक को सूट कर रही है परफेक्टली, कि हाँ ठीक है जैसे दुनिया चल रही है चलने दो। द नंबर ऑफ हिज प्रे डू नॉट काउंट, जो उसका प्रे है हॉक के, जो शिकार है, कि कितने मैं मार रहा हूँ एक दिन में, कितने नंबर, यानी 4 शिकार को मार रहा हूँ, 6, 10, 20, वो मैं काउंट नहीं करूँगा, वो मैं गिन नहीं रहा हूँ कि अरे आज मैंने इतना बुरा काम कर दिया, 4 लोगों को मार दिया, आज मैंने 6 शिकार को मार के खाया, आज 10 को मार के खाया, नहीं, कुछ नहीं, जैसे दुनिया चल रही है चलने दो। मैं जैसे अपने शिकार को पकड़ के चीर फाड़ के खाता हूँ मैं तो खाऊंगा, मैं नहीं बदलूंगा। दुनिया जैसी परफेक्टली चल रही है बढ़िया है, मुझे सूट कर रहा है, पर मैं नहीं चेंज होऊंगा। मुझे जिसको जो मारना है जब मारना है, जो मुझे प्लीज़ करेगा, जो मुझे जिस वक्त जहाँ पे अच्छा लगेगा मैं उसको मार के खाऊंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो ये रिजिड बिहेवियर है, जैसे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का होता है वैसे कंपेयर करा गया है हॉक को उन बड़े ऑफिशियल्स और बड़े गवर्नमेंट से जो चेंज नहीं होंगे कभी भी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द हॉक बिलीव्स डैश डैश एंड डैश टू बी इट्स एडवांटेजेस। अब पोम में हॉक ने 3 चीज़ों के बारे में मेंशन किया है कि ये 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत एडवांटेज की हैं, यानी बहुत बेनिफिट की हैं, मेरे फ़ायदे की चीज़ें हैं ये 3।
यानी अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो मेरे को बहुत फ़ायदा होगा, मैं आसानी से जाके अपने शिकार को पकड़ के खा सकता हूँ। सो ऑप्शंस है हाई ट्रीज, यानी ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़। तो उसने बोला था कि एकदम ट्री के टॉप पर बैठकर मैं नीचे अर्थ को देख सकता हूँ और छोटे छोटे जीव जंतुओं को क्लियरली देख सकता हूँ और उनको एकदम जाके पकड़ के उठा के खा लेता हूँ। तो यस, इस बारे में मेंशन्ड है पोम में। एयर्स ब्यूएंसी, हवा जिस तरीके से ब्यूएंस करती है यानी स्वे करती है, लहरती है, उसको एयर की ब्यूएंसी कहते हैं। तो कह रहा है कि ये मेरे लिए बहुत फ़ायदे की, बहुत एडवांटेज की चीज़ है कि हवा इस तरीके से बह रही है तो मैं भी अपने पंख फैला देता हूँ और मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती उड़ने की, अपने आप मैं हवा के साथ लहरता हूँ, तो मेरी थोड़ी मेहनत भी बच जाती है। तो यस, बिल्कुल मेंशन्ड है इस बारे में पोम में। सन्स रेज, पोम में जब आप पढ़ेंगे तो सब्ज रेज लिखा है जिसका मतलब सन्स रेज ही है, यानी जो सूरज की किरणें, जो सनलाइट आ रही है, जो ये रोशनी आ रही है, ये मेरे लिए बहुत एडवांटेज, बहुत बेनिफिट की बात है, क्योंकि इतनी लाइट में, इतनी रोशनी में मैं इतनी हाइट से भी, ट्री के टॉप से भी क्लियरली अपने शिकार को देख सकता हूँ और पकड़ के खा सकता हूँ। तो यस, ये भी एक ऑप्शन है। दैट मीन्स तीनों ही उसके बेनिफिट की चीज़ें जो पोम में मेंशन्ड है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको MCQs बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com। अब जब वहाँ जाएंगे तो आपको इस तरीके से एक पेज मिलेगा। ये रहा आपका हॉर्नबिल का ऑप्शन, ये वोवन वर्ड्स का ऑप्शन, ये स्नैपशॉट्स का ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल वोवन वर्ड्स के आपको देखने हैं वीडियोज़, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ वीडियोज़ आ जाएंगी। अगर मान लीजिए इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना हिंदी चैनल भी स्टार्ट किया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स। ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।